मैंने खुश दिली से जवाब दिया, तुम मुसलमान नहीं हो लेकिन मुसलमान से दोस्ती की शौकीन हो। मैंने यह मशवरा तुम्हारे तन के रहे सही कपड़ों के बचाव के लिए दिया है। तुम अपने ब्लाउज और पेटीकोट पर तशद्दुद न करने का वादा करो तो थोड़ी बहुत पी सकती हो। वो लपक कर मेरे बदन से आ लगी और मेरी आंखों में आंखें डाल दी। सच से बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं? तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा। नरेश मेरा दोस्त है और तुम उसके दोस्त हो। मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। उसने तुम्हें खुली छूट दी है। मैं तुमसे दोस्ती के लिए तैयार हूं, फिर तुम क्यों डर रहे हो? उसने मचल कर पूछा। मैं बस अपने अंजाम से डरा हुआ हूं। यह खौफ कल से मेरी नस नस में बैठ चुका है। इससे पहले तुम मिली होती तो तुम्हें अंदाजा हो जाता कि मैं किस कुमाश का आदमी हूं। मैंने कोई राह न पाकर उसी कहानी पर जमे रहने का फैसला कर लिया जो मैं 2 मर्तबा नरेश को सुना चुका था। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने मजबूती से मेरा बाजू थाम कर पूछा। वो मेरे इतने करीब थी कि मैं उसके गर्म गर्म सांसों में रची हुई अल्कोहल की तेज बू अपने नथनों में घुसती हुई महसूस कर रहा था। मैं तफसील नहीं बता सकता। तुम ये समझ लो कि मैं मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा हूं। नरेश को यह किस्सा मालूम है। तुम बार बार नरेश का नाम क्यों ले रहे हो? वो झल्ला कर बोली। पहले मुझे इसकी अमानत करार दे रहे थे, अब उसे अपना गवाह बना रहे हो। वो हम दोनों को छोड़कर चला गया। तुम उसे भूल जाओ। अब जो कुछ होना है वो मेरे और तुम्हारे दरमियान होगा। नरेश या किसी और को इसकी भनक भी नहीं मिलेगी। आराम से बैठो। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा। नशा होने की वजह से तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। तुम अच्छी और दिलकश लड़की हो। मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों कुछ देर और यूं ही बैठे बातें करते रहे तो मेरा खौफ दब जाएगा। वो इस वक्त नरेश शर्मा की कठपुतली थी जो अपना काम पूरा करने के लिए हर राह इख्तियार करने पर तुली हुई थी। मेरे जवाब में उसके लिए उम्मीद की एक किरण पोशीदा थी। उसने किसी हीरो हुज्जत के बगैर मेरा मशवरा मान लिया और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दूसरी कुर्सी संभाल ली। वो कुछ देर तक सुकून से कुर्सी पर बैठी मुझसे तल्ख तजर्बे के बारे में सवालात करती रही, मगर मैं हर बार उसे खूबसूरती से टालता रहा। मुझे अंदाजा था कि उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया गया था, मगर मैं सख्ती से अपनी जुबान बंद रखकर बेला सिंह के जरिए राह के बड़ों को यह पैगाम पहुंचाना चाह रहा था कि मैं इनसे किए हुए वादे की पासदारी के सिलसिले में पूरी तरह संजीदा था। मेरी उस खामोशी का दूसरा और बिलवास्ता मफहूम यह था कि मुझे बेला सिंह पर कोई शुबा नहीं हुआ था। नरेश शर्मा के जरिए मुतारिफ होने के बावजूद मैं उसे राह की लड़की नहीं समझ रहा था। अपनी कोशिशों में नाकामी के बाद बेला सिंह ने मिनी बार के निचले खाने में से अस्काच की 2 छोटी बोतलें निकाल ली। इसने अपनी कुर्सी मेरे करीब खिसकाई और मैं नोशी के दूसरे दौर का आगाज कर दिया। मेरे लिए उसने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खोलती थी। बेला सिंह में इस्तकामत की कोई कमी नहीं थी। वो बार बार मुझे छेड़ने और उकसाने वाली हरकतें करती रही, मगर इस वक्त मेरे हैफानी जज्बात शायद ठोस बर्फ की तरह मुंजमद हो चुके थे। उसके हरारत आगी वजूद के लम्स से भी मेरे आसाब पर जमी हुई वो बर्फ ना पिघल सकी। मुझे खुशी थी कि मैं बेला सिंह जैसी खूबसूरत, दिलफरेब और बेहिजाब लड़की के सामने अपने दिलो दिमाग पर काबू रखने में कामयाब था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। पहली बोतल की सारी अस्काच अपने आखिरी कतरे तक बेला के मैदे में उतर गई। उसकी जुबान भारी होती जा रही थी। उसके धाने से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। आंखों में खुमार की गहरी सुर्खी उतर आई थी और भरे भरे रुखसार अनजान जज्बों की तमाज़त से कश्मीरी सेबों की तरह दहकने लगे थे। मैं उसे मीठी मीठी और दिल लुभाने वाली बातों में उलझाए रहा। मेरी तरफ से ना उम्मीद होकर वो बिखर जाती। मैंने उसकी उम्मीद को जिंदा रखा। मेरी ख्वाहिश थी कि अपनी बर्तरी के किसी लम्हे की आरजू में वो पीते पीते उस हद को पहुंच जाए कि बेहोश हो जाए और मैं उसे छोड़कर खामोशी से कमरे से निकल जाऊं। मुझे यकीन था कि गजाला मेरी वापसी के इंतजार में अंगारों के बिस्तर पर करवटें बदल रही होगी। इस वक्त 10 बजने वाले थे। मुझे अपना कमरा छोड़े 2 घंटे से ज्यादा मुद्दत गुजर चुकी थी। गजाला ने हालात की नज़ाकत को भांप कर मुझ पर अंधा एतमाद करते हुए मुझे खुली इजाज़त दी थी कि मैं नरेश से मुफाहमत की खातर बेला सिंह से मिल लूं, लेकिन वो मेरी मशरकी बीवी थी। उसके आसाब एक हद तक इंतजार का दबाव बर्दाश्त कर सकते थे। उसके बाद उसके सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक भी सकता था। ख्यालात की रूह गजाला की तरफ होते ही मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सी मुजरिमाना इस्तरारी कैफियत तारी होने लगी। बेला सिंह ने दूसरी बोतल का आगाज किया तो वो कुर्सी पर बैठे बैठे छोपने लगी। बेहतर होगा कि अब तुम बिस्तर पर पहुंच जाओ। मैंने पूरे खलूस से उसे मशवरा दिया। तुम भी आ जाओ ना। इस आलम में भी वो अपने फर्ज से गाफिल नहीं थी। तुम चलो, मैं भी आ जाऊंगा। मैंने उसे एक बार फिर दिलासा दिया। वो मेरी बातों में आ गई। उसने कुर्सी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अपने कदमों पर खड़ी होने में कामयाब न हो सकी। वो नशे की झोंक में इधर उधर झूम रही थी। मुझे अंदेशा हुआ कि वो बेतरह गिर कर खुद को मजरू कर लेगी।
मैंने बढ़कर उसे सहारा दिया और उसने अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। उसके ज़हन में भड़कने वाले सिफली जज्बात की हरारत उसके लोचदार वजूद में रची हुई थी, मगर मैंने उसे यूं संभल कर कुर्सी से उठाया जैसे वो जीती जागती बेला सिंह की बजाय मरमरी तराशा हुआ कोई ठंडा और बेजान संगी बुत हो। मेरा ख्याल था कि उसके ज़हन पर अल्कोहल की गिरफ्त खासी मजबूत हो चुकी थी। नशे की गहराई का इजहार उसके हर लफ्ज और हर हरकत से हो रहा था, लेकिन उसके ज़हन के किसी नेहा खाने में सुलगती हुई फर्ज की चिंगारी मादूम नहीं हुई थी। मुझे अपने करीब पाकर उसने वालिहाना अंदाज में दस्तराजी की कोशिश शुरू कर दी थी। वो मदहोश थी, मगर मैं पूरी तरह अपने होशो हवास में था। वो अंधीबाजी खेल रही थी, जबकि मैं सोचे समझे अंदाज में इस मुलाकात को एक मखसूस अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी डगमगाती हुई चाल की वजह से मेरे लिए अपना तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था, मगर मैं किशां किशां उसे मसहरी की तरफ ले गया। यह एहसास मेरे जहन में किसी बिच्छू के जहरीले डंक की तरह चुभ रहा था कि इस मसहरी के बाद हिस्से खुफिया कैमरों की इज्जत में थे। मैं खुद को हर हाल में इन कैमरों की आंखों से बचाना चाह रहा था। मैंने बेला सिंह को मसहरी तक पहुंचा दिया। वो इस कदर बदहाल थी कि बिस्तर की नरमी महसूस करते ही इस पर दराज हो गई। उसके दोनों हाथ तिश्ना अंदाज में फिजा में मेरे तरफ उठे हुए थे। उसे बिस्तर पर पहुंचाने के बाद मैं उसकी तरफ से बेपरवाह हो गया था। मैंने उसका गिलास उसके सरहाने वाली तपाई पर रख दिया। मुझे उम्मीद थी कि वो अपना गिलास खत्म करने से पहले ही बेसुध हो जाएगी। मैं दोबारा कुर्सी पर आ बैठा और सुकून से सिगरेट सुलगा ली। बेला सिंह को मैंने ये इत्मीनान दिला दिया था कि मैं उसके कमरे में मौजूद था। वो मजीद महनोशी करके खुद को संभाल सकती थी। उसने करवट बदलकर तपाई पर से गिलास उठा लिया। कुछ शराब बिस्तर पर छलकी, कुछ उसके मैदे में उतर गई। वो एक अजीब और इबरत आमूज तमाशा था। मैंने खुली मुजाहमत करने के बजाय मुफाहमाना अंदाज इख्तियार करके नरेश शर्मा की एक शर्मनाक साजिश को नाकामी के करीब पहुंचा दिया था। भारत के कदीम सफाकती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर चलने वाली क्लासिकल डांस अकेडमी की तरबियत याफ्ता बेला सिंह अपने आका की ख्वाहिश की तकमील के लिए मुस्तरिब थी। वो दबी दबी हज़ानी सरगोशियों में मुझे पुकार रही थी। राह के टुकड़ों पर पलने वाली वो भारतीय लड़की औरत के नाम पर एक शर्मनाक दाग बनी हुई थी। रफ्ता रफ्ता उसकी आवाज़ पर अल्कोहल के असरात इतने गालिब हो गए कि उसकी आवाज़ घटते घटते मादूम हो गई। उसके बदन की इज़तरारी जुम्बिशें अपने आखिरी सांसों पर थीं। मैंने कुर्सी छोड़कर मुतजस्सिस निगाहों से कमरे की छत और दीवारों का जायजा लिया, लेकिन ये सुराग लगाने में नाकाम रहा कि राह के माहिरीन के नस्ब किए हुए खुदकार वीडियो कैमरे कहाँ पोशीदा थे। मैंने अपने लिबास पर एक नाकदाना नज़र डाली, फिर मसहरी के करीब जाकर बेला सिंह के चेहरे का जायजा लिया। उसका चेहरा लाल बबूका हो रहा था। बड़ी बड़ी दिलनशी आंखों पर पपोटों और पलकों की चिलमन गिरी हुई थी। वो मैनोशी की हवस में मदहोशी की गहरी दलदल में उतर चुकी थी। मैं खामोशी से मुड़ा और बेला सिंह के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वहां से लौटते हुए मैंने कुफल का वो बटन दबा दिया था जिससे बंद दरवाज़ा अंदर से मुकफ़िल हो जाता था। बाहर से कोई चाबी इस्तेमाल किए बगैर बेला सिंह की मदहोशी में मुखल नहीं हो सकता था। इस वक्त मेरी रिस्ट वॉच रात के 11 बजाने वाली थी। राव और नरेश शर्मा का मंसूबा नाकाम बनाने के लिए मुझे 3 घंटों तक अनथक मेहनत करना पड़ी थी। गजाला ने अपने दिल पर सब्र की सिल रखकर मुझे नरेश और बेला सिंह से मिलने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन मेरे रवाना होने के बाद कमरे की तन्हाई में वसवसों के नाग उसके जहन में अपने फन लहरा कर उसे खौफजदा करने लगे। वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में बुज़दिल नहीं रही थी। अपनी आबरू और जान के दुश्मनों में घिर जाने के बावजूद उसने बहुत दलेरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने कई सख्त जान हरीफों के लहू की होली खेल कर खुद को बदतरीन खतरात से बचाए रखा था। लेकिन इस वक्त वो परेशान हो गई थी। उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी पूरी घड़ी के बारे में सताना शुरू कर दिया था। वो कमरे के फर्श पर बिछे हुए दबीज कालीन पर नंगे पांव टहलती और सोचती रही। उसे कहीं कोई खामी महसूस नहीं हुई। राह वाले मुझे सरासैमा बल्कि दहशत ज़दा करने के लिए अपना हर कारगर नफ्सियाती हरबा आजमा चुके थे। नरेश शर्मा ने मुझे शदीद ज़हनी झटकों से गुजारने के बाद अपनी कड़ी और बेरहमाना पूछगछ का सिलसिला शुरू किया था। इस दौरान में मुझे जिल्लत भी सहना पड़ी, मगर मैंने अपना दिल कड़ा करके अपनी हर तहकीर को खामोशी से सह लिया। नरेश मेरी जुबान से ऐसी कोई बात उगलवाने में कामयाब नहीं हो सका जो मेरे मजहर खान वाले मासूमाना बहरूप से मेल न खाती हो। राह के 2 अकूबत कदों में चंद घंटों की अजियतनाक कैद वो कीमत थी जो मैंने नागर के कत्ल और राह की 11 फाइलों के हसूल के लिए अदा की थी। वो कीमत हर एतबार से बहुत मामूली थी। आखिरकार मुझे आज़ादी मिल गई थी। पहले रीना अजीत राय ने हमारे कमरे में पहुंचकर मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि थोड़ी सी पुरतशद्दुद और तकनीकी तौर पर खालिस नफ्सियाती बाज़ पुरुष के नतीजे में
मुझे रात से क्लियरेंस मिल चुकी थी। बाद में नरेश शर्मा की दोस्ताना फोन कॉल ने रीना की सुनाई हुई नवीद पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी थी। रीना ने अपनी मुलाकात में मुझे बेला सिंह के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। इसमें से चीदा चीदा बातें गजाला के इल्म में आ चुकी थी। उसे यह एहसास था कि नरेश शर्मा मुझे बेला सिंह के जाल में फांसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। उसके मशवरे से मैंने एक सोचा समझा रास्ता इख्तियार किया था जिसमें कोई खतरा नहीं था। अकलौता और बदतरीन खतरा सिर्फ यही था कि मैं बेला सिंह की अदाओं का शिकार हो जाता। वो मुझे मोम कर लेती और मैं उसकी बाहों में पिघल जाता। वो गजाला के मान और पिंदार की शिकस्त होती कि उसके होते हुए और उससे वादा कर लेने के बाद मैं राह की एक फाशा के शहर में आ जाता। मगर गजाला वो चोट खाने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। उसे मालूम था कि नरेश शर्मा बहुत मोजी अफसर था। वो जो कुछ हासिल करना चाह रहा था उससे आसानी से दस्तबरदार होने पर तैयार न होता। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी नरेश और बेला सिंह की सैफरी की मुलाकात में क्या होने वाला था। वो ये जानती थी कि मैं खुद से ना बहका तो नरेश शर्मा मुझे अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर सकता था। गजाला मेरी उस मजबूरी को कबूल करने पर आमादा थी। वो मजबूरी उसकी खलिश और परेशानी का सबब नहीं हो सकती थी। उसकी छठी हिस्स उससे कहीं ज्यादा संगीन और बड़े खतरे की निशानदेही कर रही थी। मगर गजाला इन गैबी इशारों को समझने से कासिर थी। वो सोचती रही और उससे ज्यादा परेशान होती रही। वक्त बहुत सुस्त रफ्तार से रिंग रहा था। मैं 7:45 बजे कमरे से निकला था। 8:30 बजे गजाला को यूं महसूस होने लगा जैसे मुझे गए हुए घंटों बीत चुके हों। 8:45 बजे कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई तो वह हैरत और खौफ से उछल पड़ी। दस्तक देने का मेरा अंदाज वो जानती थी। इस वक्त दरवाजे पर कोई अजनबी आया हुआ था। गजाला की छठी हिस्स की ललकार यकायक वाजे हो गई। वो खतरनाक घड़ी सर पर आ चुकी थी जिसे उसका वजदान पहले से महसूस कर रहा था। वो धड़कते हुए दिल के साथ दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी और घुटी हुई आवाज में पूछा, कौन है? नरेश शर्मा। बाहर से आने वाली आवाज सुनकर गजाला के फरिश्ते कूच कर गए, दरवाजा जल्दी खोलो। वो बदख्वाहों की फहरिस्त में नरेश के नाम पर खते तनसीख फेर चुकी थी। अगर वो मेरी तरफ से वाकई मुतमईन हो चुका था तो इस वक्त दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहा था? उसे मुझे नीचे बुलाया था। उसे मालूम था कि ऊपर गजाला कमरे में अकेली होगी। अकेली औरत से उसको क्या काम हो सकता था? गजाला सर से पैर तक कांप कर रह गई थी। शायद नरेश शर्मा दोहरी ब्लैक मेलिंग के चक्कर में था। उसने बेला सिंह को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था और खुद गजाला के दरवाजे पर आ पहुंचा था। गजाला के वजूद की गहराइयों में गैज़ और गज़ब के शोले भड़क उठे। अगर नरेश के अज़ाइम नापाक थे तो वो काबिल मुआफ़ी नहीं था। इंस्पेक्टर डेविड जॉन स्मिथ और नागर के बाद उसको भी जहन्नुम के सफर पर रवाना हो जाना चाहिए था। उसे एक नए अज़्म के साथ बोलट गिरा कर दरवाजा खोल दिया। आने वाला पस्ता कामत और तंदुरुस्त शख्स था। उसके होंठों पर हल्की सी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट तैर रही थी। उसके होंठों को जुम्बिश हुई। मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ, क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? गजाला अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तजर्बेकार थी। वो मर्दों की नजरों और लबो लहजे को खूब पहचानती थी। उसके अंदर छुपी हुई औरत ने उसे बता दिया कि आने वाला उसका दोस्त नहीं था, साथ ही वो इसकी आबरू का दुश्मन नहीं हो सकता था। गजाला ने एक तरफ हटकर उसे राह दी। अंदर आते ही उसने टेलीविजन की रोशन स्क्रीन को देखकर तो फिल्मी अंदाज में अपना सर हिलाया, फिर पलट कर गजाला से गोया हुआ, तुम टेलीविजन देखती हो तो अखबार भी जरूर पढ़ती होगी। तुमको मालूम होगा कि परसों रात क्या दिल्ली में क्या कुछ हुआ है। नरेश शर्मा की उकाबी नजरें गजाला के चेहरे पर मरकूज थी। मुझे मालूम है कि तुम राह के अफसर हो, गजाला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मजहर खान से सारी पूछगछ कर चुके हो, वो अभी तक तुमसे दहशत जता है, सोते में बुड़बुड़ाने लगा है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमको मालूम है कि मजहर खान और राह के बीच क्या मामला हुआ है? नरेश ने गजाला की बात सुनी अनसुनी कर दी। ये तुम्हें और उसे मालूम होगा, वो बहुत सी बातें मुझसे छुपाता है। वो तुमसे मिलने के लिए थोड़ी देर पहले यहां से गया था, तुम यहां मौजूद हो, फिर वो कहां गया? उसको तुम्हारे साथ यहां आना चाहिए था। एक रंगीन होटल है, उसे एक जानने वाली मिल गई, वो उसके साथ बैठा हुआ है। मुझे तुम्हारा ध्यान आ गया। नरेश शर्मा ने मेरी तरफ से गजाला के कान भरने की कोशिश करते हुए कहा, तुम उसकी दोस्त हो, तुमसे मुझे कुछ जवाबात दरकार है। वो गुफ्तगू खड़े खड़े हो रही थी। गजाला ने उसे बैठने की पेशकश नहीं की थी। अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं जरूर बता दूंगी, उसने बेरुखी से कहा। सुनो लड़की, नरेश का लहजा अचानक दुरुस्त हो गया, मुझे चढ़ने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि पहले तुम दोनों इसी कमरे में रह रहे थे। परसों रात तुमने ये होटल छोड़ दिया। पहाड़ जैसी रात गुजार कर तुम दोनों सुबह सवेरे वापस आए तो तुम्हें अलग अलग कमरों की जरूरत का एहसास हो चुका था। अभी मैं काफी देर तक तुम्हारे कमरे का दरवाजा पीटता रहा, मगर वो वीरान था। मजबूर होकर मैं इस दरवाजे पर आ गया और की होल में से झांक कर मैंने अंदाजा लगा लिया कि अंदर कोई मौजूद है, और वाकई तुम मौजूद हो। तुम्हारी हर बात दुरुस्त है, तुम सब कुछ जानते हो, तो मुझसे क्या पूछने आए हो? रात तुम दोनों ने कहां और कैसे गुजारी?
नरेश ने गंभीर लहजे में पूछा। अगर तुम ये बात मजर खान से पूछना भूल गए थे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम आगरा जाने के इरादे से यहाँ से निकले थे। गजाला ने पल भर में अंदाजा लगा लिया था कि नरेश को बहुत देर से यह ख्याल आया था कि गजाला के बयान से मेरी बताई हुई तफसीलात की तस्दीक या तरदीद हासिल की जाए। शायद दफ्तर में आग लगने और नागर के जल मरने के बायस उसकी अकल चौपट होकर रह गई थी। वो बया के वक्त हम दोनों से अलग अलग पूछगछ करता तो हमारी कहानियां मुख्तलिफ होती और हम अपने ही बयानात के तजाद में फंस जाते, लेकिन वो इब्तदाई मरहले में गजाला को नज़रअंदाज करने की संगीन गलती कर बैठा था। उसकी सारी तवज्जो मेरी ज़ात पर मरकूज रही थी। मैंने बाज़पुरुष के दौरान में जो कुछ नरेश को बताया अपनी रिहाई के बाद गजाला को भी बता दिया था। गजाला ने अपनी कहानी वहीं से उठाई थी जहां से मैंने शुरू की थी। वो सोचती और तेजी के साथ बोलती चली गई। उसकी यादाश्त काबिल रश्क थी, इसलिए उसने दिल्ली के तफरीही मकामात की उस तरतीब में भी फ़र्क न आने दिया जो मैं पहले ही बयान कर चुका था। इससे पहले उसने ये वाजे कर दिया कि आगरा जाने का प्रोग्राम किसी अहम फ़ोन की वजह से टल गया। मजर खान किसी आदमी से बात के बगैर दिल्ली छोड़ने पर आमादा नहीं था और इस आदमी का कार्ड मजर खान से कहीं गुम हो चुका था। नरेश शर्मा ने अपनी जेब से एक नोटबुक और पेंसिल निकाल ली थी। वो गजाला की बातें सुनने के साथ साथ तेजी से नोटबुक पर कुछ लिखता भी जा रहा था। गजाला ने कनाट प्लेस के मरकजी सब्जाजार में अपनी तफरीह के इख्तिताम के बारे में बताया। नरेश ने एक गहरा सांस लेकर नोटबुक बंद की और जेब में डाल दी। एक बार फिर सोच लो कि तुम सच बोल रही हो, नरेश ने गजाला को घूरते हुए कहा। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, बस हम दिल्ली की खुली फिजा में घूमना फिरना चाह रहे थे, गजाला ने मुदाफ़आना लहजे में कहा। स्याहों का मकसद तफरीह के सिवा और कुछ नहीं होता। मैंने अपने जहन पर जोर देकर तुम्हें सब कुछ उसी तरतीब से बताने की पूरी कोशिश की है जिस तरतीब से हमने वो जगह देखी थी। फिर भी मेरे और मजर खान के बयान में फ़र्क हो सकता है। यहाँ के बाजारों और इलाकों के नाम अजनबी हैं, हमसे समझने भी गलती हो सकती है। तुमको मालूम है कि हम लोग तुम्हारी तरफ क्यों मुतवज्जा हुए थे? नरेश ने कदरे तवक्कुफ के बाद पूछा। हम मियाँ बीवी नहीं हैं, फिर भी एक कमरे में रह रहे थे। तुम लोगों को शुबा था कि मजर खान मुझे पाकिस्तान से भगा कर लाया है। गजाला ने बहुत खूबसूरती से यह बात खोल कर दी कि वो मेरे बारे में राह के मंसूबों से पूरी तरह वाकिफ थी। ये बातें मजर खान से भी पूछी और रिकॉर्ड कर ली गई थी। मैंने तुम्हारे बयान का डिक्टेशन ले लिया है। मजर को पता नहीं है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अब तुम दोनों की कही हुई बातों का मवाजना किया जाएगा। जरा सा भी झूठ सामने आया तो तुम दोनों रगेत दिए जाओगे। मजर देख चुका है कि झूठों से सच उगलवाने के लिए हमारे पास कैसे कैसे औजार और हथियार मौजूद हैं। इन्हें देखकर रूह तक कांप उठती है। तुम मजर के साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहे हो और मुझे कुछ नहीं बताता मगर परेशान रहता है। थोड़ी देर पहले तुम फोन पर उसके दोस्त और खैर खा बने हुए थे और अब मुझसे आंखें बदल कर बातें कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। भारत में एक कहावत है कि राह वाले अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते, नरेश ने कहा। यह बात जरा कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम जिसके पीछे लग जाते हैं उसे पाताल में भी नहीं छोड़ते। तुम्हारे बयान के बगैर हमारा काम अधूरा था। अब जो फैसला होगा उसी की रोशनी में होगा। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो दरवाजे की तरफ चल दिया। गजाला उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई मगर नरेश ने मुड़कर दो अलविदाई कलमात कहने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। दरवाजे से निकलकर राहदारी में वो बढ़ता चला गया। गजाला ने दरवाजा बंद करके अंदर से बोलट किया और इससे पुष्ट टिकाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। नरेश शर्मा की गैर मुतवक्का आमद ने उसे हरासा कर दिया था।